हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल में स्वागत है, वेलकम है, खुश आमदीद है। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th का इतिहास, चैप्टर नंबर 2। जो चैप्टर का नाम है समाजवाद, साम्यवाद और रूस की क्रांति। इस चैप्टर में हम आज सिर्फ 3 टॉपिक पढ़ेंगे। जो क्या है, वो समाजवाद है, और दूसरा क्या है, साम्यवाद है, और तीसरा है रूस की क्रांति। इन तीनों चीज़ों के बारे में हम डीपली आज जानेंगे कि ये चीज़ क्या है और कैसे कैसे ये चीज़ों के बारे में हमको इस इतिहास के पढ़ने से, इस इतिहास के अध्ययन से हमको जानकारी प्राप्त होती है। और ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसी से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। और जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उन्हीं क्वेश्चनों को हम आपके लिए लेकर के आए हैं। तो यहाँ जैसे कि समाजवाद है, तो समाज का निर्माण किस तरीके के हुआ, और साम्यवाद और रूस की क्रांति। तो समाजवाद, जैसे कि आप जानते हैं, रूस में वहाँ लोग पहले चाहते थे क्या, कि हम बड़े बड़े लोग ये चाहते थे कि हम छोटे छोटे लोगों को ग़ुलाम बना करके रखें और अपने हक को ज़्यादा ले लें और उनको कम दें। यानी कि कहा जाता था कि हम ज़्यादातर अपने अंडर में छोटे छोटे लोगों को बंदिश बना करके रखेंगे, गुलाम बना करके रखेंगे। तो ये चीज़ नहीं हुआ। तो 1789 की जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति से क्या हुआ कि वहाँ सब लोग ये चाह रहे थे हमें भी अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा, हमें अभी आगे बढ़ना पड़ेगा। और जिस तरीके से लोगों के अंदर में एक जुनून, एक जज्बा पैदा हुआ, तो उससे लोगों के अंदर में कामयाबी का एक राह क्या हुआ, आसान हो गया। तो चलिए साथियों, हम शुरू करते हैं कि समाजवाद, साम्यवाद और रूस की क्रांति, इसमें किस तरीके के फ़ायदा हैं। तो चैप्टर नंबर 2 का हम पहला क्वेश्चन यहाँ क्या देखिए, कहता है कि समाजवाद शब्द का पहला व्यवहार सन 1827 ईस्वी में किया गया था। कि समाजवाद जो शब्द का जो सबसे पहले बार इस्तेमाल किया गया था, प्रयोग किया गया था, तो ये सबसे पहले कब किया गया था, तो सन 1827 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था, सन 1827 में। आप बिल्कुल देख सकते हैं, तो ईस्वी में सबसे पहले इसका किया गया था। अगला है कि समाजवाद का उद्देश्य क्या था। हम उसके उद्देश्य के बारे में हम जानेंगे। जैसे कि आपने इस चैप्टर में 3 चीज़ों के बारे में ही जानेंगे, समाजवाद, साम्यवाद और रूस की क्रांति। तो समाजवाद का उद्देश्य क्या था, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे सबसे पहले। तो इसका चर्चा कैसे होगा, तो ये चीज़ हम आपको बेहतर तरीके से बता पाएंगे। चलिए, तो समाजवाद का उद्देश्य क्या है, कि समाजवाद का उद्देश्य सामाजिक आर्थिक समानता का प्रयास। क्या अभी हमने पहले भी बताया, समाजवाद यानी कि भाई सामाजिक और आर्थिक और समानता। आर्थिक का मतलब हमारा आर्थिक स्थिति बराबर हो, दयनीय ना हो, हमको भी समानता का अधिकार मिले, इक्वलिटी का अधिकार मिले, जिससे हम भी आगे बढ़ सके, हम अपने परिवार को, हम अपने समाज के लोगों के साथ सही तरीके से जीवन यापन कर सकते हैं। तो समानता का प्रयास, यहाँ आपने जाना समानता का प्रयास। 18वीं 19वीं शताब्दियों, है ना, 19वीं शताब्दियों में समाजवादी विचारधाराओं का प्रसार, महत्वपूर्ण समाजवादी चिंतक रॉबर्ट ओवेन, आप इसके बारे में जानते, ये आपको याद रखना है कि ये कहते कि समाजवादी चिंतक रॉबर्ट ओवेन, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रॉबर्ट ओवेन, सेंट साइमन, चार्ल्स फुरियट, हैं, तथा लुई ब्लां, ये जो है ना, ये जो कई लोग हैं, ये बहुत अच्छे लोग थे। महत्वपूर्ण समाजवादी चिंतक रॉबर्ट ओवेन, सेंट साइमन, चार्ल्स फुरिये तथा लुई ब्लां के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यानी प्रथम यूटोपियन समाजवादी सेंट साइमन था। यानी कहता है प्रथम यूटोपियन समाजवादी सेंट साइमन था। सबसे पहला जो समाजवादी था वो कौन था, सेंट साइमन था। उसका मानना था कि राज्य और समाज का पुनर्गठन इस प्रकार होना चाहिए जिससे शोषण समाप्त हो तथा समाज के गरीब तबकों की स्थिति में सुधार लाया जा सके। वो ये चाहता था, ये क्या चाहता था, कि ऐसा शोषण समाप्त कर दिया जाए, इस तरीके से कर दिया जाए कि समाज के गरीब तबकों की स्थिति बिल्कुल बेहतर हो जाए, सुधर जाए और सबको अपना अपना बराबरी का हक दिया जाए। ये विचार था उसका। अगला प्रश्न है साथियों, समाजवादी विचारधारा की उत्पत्ति कैसे हुई। कहता है कि समाजवादी धारा की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में हम यहाँ जानकारी लेंगे। तो कहता है कि समाजवादी विचारधारा की उत्पत्ति के स्रोत 18वीं शताब्दी में, कब, 18वीं शताब्दी के प्रबोधन आंदोलन के दार्शनिकों के लेखों में खोजा जा सकता है।
अगर हम दार्शनिकों के लेखों में यानी उसने जो किताबें लिखी उसमें अगर खोजेंगे तो वहाँ मिल सकता है। फिर भी हम यहाँ देखेंगे, कहता है कि जैसे है ना, रॉबर्ट ओवेन, सेंट साइमन आदि आरंभिक समाजवादी आदर्शवादी थे, यानी शुरुआत से ये लोग क्या थे, आदर्शवादी थे, यानी समाज के प्रति ये लोग बिल्कुल तत्पर रहते थे कि हमारा समाज का लोग एक जैसा बने, सबके साथ हक इंसाफ हो और सबके साथ क्या हो, आर्थिक स्थिति बेहतर से बेहतर हो, ये चीज़ें था। उन्होंने उनके लिए एक सिद्धांत मात्र था। क्या सिद्धांत था? इसी वजह से उन्हें स्वप्नदर्शी कहा गया, यानी इसको ये क्या कहते हैं, रॉबर्ट ओवेन, सेंट साइमन, इन लोगों को क्या कहा गया, स्वप्नदर्शी कहा गया है। इनमें प्रमुख फ्रांस के सेंट साइमन तथा चार्ल्स फुरिये था। ये दो व्यक्ति का नाम आपको रखना है कि इनमें से प्रमुख कौन था, सेंट साइमन और चार्ल्स फुरिये, ये सबसे ज़्यादा क्या था, प्रमुख थे। अगला करें कि रॉबर्ट ओवेन का संक्षिप्त परिचय दें तथा उनके कार्य का वर्णन करें। देखिए यहाँ अब आपको ये कहा जा रहा है कि रॉबर्ट ओवेन जो इस तरीके से प्रमुख नेता थे तो उनके बारे में थोड़ा सा हमको परिचय दे दीजिए। तो कहता है इंग्लैंड में समाजवाद का प्रवर्तक, इंग्लैंड में समाजवाद का प्रवर्तक रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। कहता है कि इंग्लैंड में जो थे ना समाजवाद का प्रवर्तक, तो किसको माना जाता है, रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। आपका ये ऑब्जेक्टिव का एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि इंग्लैंड का प्रवर्तक किसको माना जाता है, तो रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है, जिसका जन्म सन 1771 ईस्वी में हुआ था। जिसके पैदाइश कब हुआ था, सन 1771 ईस्वी में हुआ था। रॉबर्ट ओवेन की आदर्शवादी समाजवाद का जनक तथा विख्यात उद्योगपति माना जाता है। रॉबर्ट ओवेन को ही आदर्शवादी समाजवाद का जनक तथा विख्यात उद्योगपति माना जाता है। ये बहुत बड़े पैसा वाले थे, ये लोगों के लिए, गरीब तबके के लोगों के लिए और समानता के अधिकार को लागू करने के लिए बिल्कुल तत्पर था तथा ज़्यादा था। उसने स्कॉटलैंड के न्यू लुनार नामक स्थान पर एक आदर्शवादी कारखाना और मजदूरों के लिए आवास की व्यवस्था की। देखिए उसने एक कारखाना और प्लस मजदूरों की आवास के लिए उसने ये चीज़ों का व्यवस्था किया, जिसमें श्रमिकों को अच्छा भोजन, आवास और उचित मजदूरी देने की व्यवस्था की गई है। तो ये सारा चीज़ों का उसने कार्य क्या क्या कार्य किया गया है उसके बारे में उसने बताया। यहाँ बिल्कुल आप ध्यान से देखें, इसके बारे में आप एग्जाम में अगर पूछता है कि रॉबर्ट ओवेन के संक्षिप्त कार्यों को लिखें तो आप लिख सकते हैं। तो व्यवस्था की गई, श्रमिकों की शिक्षा, चिकित्सा की भी व्यवस्था की गई। ये सारे व्यवस्था के साथ ही ये काम के घंटे घटाए गए और बाल मजदूरी समाप्ति गई। पहले के ज़माने 12-13 घंटे काम करवाता था, फिर भी मजदूरी कम, और यहाँ ये लोग क्या किया कि काम के घंटे को भी घटा दिया गया। ये जो है ना, कहा था कि काम के घंटे को भी घटाया और बाल मजदूरी समाप्ति गई। वृद्धावस्था बीमा योजना की भी लागू की गई। रॉबर्ट ओवेन की इस प्रयास से मुनाफा में वृद्धि हुआ, इससे वो संतुष्ट हुआ। उसने माना कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है। क्या माना था कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है। अंततः इसकी मृत्यु सन 1858 ईस्वी को ही हो गया। यानी रॉबर्ट ओवेन का मृत्यु कब हो गया, तो सन 1858 ईस्वी को इसकी मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे फिर, कार्ल मार्क्स के विषय में आप क्या जानते हैं। ये जो आपने कई आदमियों का नाम जो सुना, कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट ओवेन, तो इन लोगों के बारे में आप क्या जानते हैं, आप पूछ सकता है। तो चलिए हम देखते हैं कार्ल मार्क्स के विषय में आप क्या जानते हैं। तो कहते हैं कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी के राइन प्रति के ट्रियर नगर में सन 1818 ईस्वी में हुआ था। एक यहूदी परिवार में हुआ था। उनके पिता को हेनरिक मास, जो एक विख्यात वकील थे, कार्ल मार्क्स ने बर्लिन तथा बॉन विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की थी। कहाँ? बर्लिन विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की थी। उसने अर्थशास्त्र का गहन अध्ययन किया था। उसने अर्थशास्त्र का गहन अध्ययन भी किया था, यानी बेहतर तरीके से पढ़ा था। उस पर रूसो, मोंटेस्क्यू एवं हिगेल विचारधाराओं का गहरा प्रभाव पड़ा था। यानी उस अध्ययन की वजह से और उस पढ़ने की वजह से उस पर क्या पड़ा था, रूसो, मोंटेस्क्यू एवं हिगेल विचारधाराओं का गहरा अध्ययन पड़ा था उस पर साथियों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद कह रहा है कि और 1843 ईस्वी में उसने अपने बचपन की दोस्त यानी मित्र जैनी से विवाह किया था। यानी वो अपने प्रेमिका से ही शादी किया था। जब वो पढ़ते थे और उस वक्त उससे की दोस्ती हो गई थी, तो उसी से उसने विवाह किया था।
विवाह के बाद सन 1844 ईस्वी में एंगेल्स से मिले तथा उसके विचारों से प्रभावित हुए और श्रमिकों की स्थिति में चिंतन करने लगे। मार्क्स और एंगल्स ने मिलकर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो अथवा साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया। इससे आधुनिक समाजवाद का जनक माना जाता है। आधुनिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है, तो आपको यहाँ पर कर बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि आधुनिक समाजवाद का जनक किसको गया, कार्ल मार्क्स को आधुनिक समाजवाद का जनक कहा गया है। और उसके अलावा यहाँ आपने पढ़ा कि उसने अपने बचपन के दोस्त से ही उसने शादी किया था। तो कार्ल मार्क्स ने पूंजीवादी की घोर भर्त्सना की और श्रमिकों के हक की बात उठाई और उसे अपने लड़ने की और उसे अपना हक के लिए लड़ने के प्रति जागरूक किया। उसने लिखा, श्रमिकों को अपनी बेड़ियों के अलावा कुछ नहीं खोना है, उन्हें विश्व पर विजय प्राप्त करनी है। दुनिया का श्रमिकों एक हो जाओ। तो इसने श्रमिकों के प्रति एक स्लोगन भी लिखा था। साथ ही आप यह बिल्कुल बेहतर तरीके से इसको पढ़ सकते हैं। तो उसने क्या लिखा था कि श्रमिकों को अपनी बेड़ियों के अलावा कुछ नहीं खोना है, उन्हें विश्व पर विजय प्राप्त करनी है। दुनिया का श्रमिकों एक हो जाओ। चलिए अगला क्या करें, कार्ल मार्क्स ने अपनी विख्यात पुस्तक दास कैपिटल का प्रकाशन 1867 में किया था। दास कैपिटल का प्रकाशित करने वाला कौन था, कार्ल मार्क्स ने था। और ये भी एग्जाम में 1 नंबर का पूछता है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव में, कि दास कैपिटल की रचना किसने किया था, तो कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल की रचना सन 1868 ईस्वी में किया था। इसी पुस्तक को समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है। और ये आप लिख लीजिए, VBI क्वेश्चन है। ये क्या है, VBI क्वेश्चन है। चलिए अगला क्या है कि अब हम चलते हैं रूस की क्रांति की तरफ। कि रूस की क्रांति 1917 के समय किस राजवंश का शासन था। यानी जब रूस में 1917 की क्रांति हुई तो उस वक्त किसकी वंश शासन था। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। कहते हैं कि रूस में 2 क्रांति हुई। नंबर 1 1905, जिसमें जारशाही का अंत नहीं हुआ था, जहां रूस की जनता अत्याचारी जारशाही को समाप्त करने का प्रयास किया, लेकिन यह प्रयास विफल रहा। ये लोग उसको हराने का प्रयास किया, लेकिन यह प्रयास विफल रहा। रूस में जार को क्या कहते हैं, सम्राट कहते हैं। बिल्कुल ये 1 नंबर का यहाँ भी पूछता है कि जार को रूस में क्या कहते हैं, सम्राट। तो ऑब्जेक्टिव में दे देगा आपको कि जार किसको कहते हैं, पानी पीने वाला बर्तन, या फिर कोई और, या कोई मटका, या फिर किसी और चीज़ को कहते हैं, या राजा को कहते हैं। तो कहते इसका सम्राट का शासन पूर्ववत चलता रहा। 1917 में रूस की क्रांति के समय रोमानोव वंश का शासन था, जो इस क्रांति के परिणाम स्वरूप मार्च सन 1917 में जार निकोलस द्वितीय को राजगद्दी छोड़नी पड़ी। यानी निकोलस द्वितीय जो उस वक्त राजगद्दी पर थी, तो उस वक्त क्या किया, उसको ये सब चीज़ें होने के बाद मार्च 1917 में हुआ, उसको राजगद्दी छोड़नी पड़ी थी। अब अगला हम यहाँ पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, 1917 की रूसी क्रांति के प्रमुख कारणों का उल्लेख करें। यानी रूस की जो क्रांति का प्रमुख कारण था, उसका क्या उल्लेख था, उसका क्या मकसद था, उसके बारे में हम जानेंगे यहाँ। तो चलिए, कहते हैं कि रूसी क्रांति के निम्नलिखित कारण थे। रूसी क्रांति के निम्नलिखित कारण था। नंबर 1 में क्या है कि जार का निरंकुश एवं अयोग्य शासन। नंबर 1 कारण क्या था, जार का निरंकुश एवं अयोग्य शासन। अयोग्य मतलब योग्य शासन नहीं था, लोगों को वहाँ पसंद नहीं था, इसलिए वहाँ के लोग चाहता था कि यहाँ इसको राजगद्दी से भगाया जाए। तो कहते हैं जार का शासन अफसरशाही था, जो जनताओं के समस्याओं को समाधान नहीं कर पा रहा था। जनता का जो समस्या हो रहा था उसको समाधान नहीं कर पा रहा था, ये सबसे बड़ा प्रमुख कारण था। दूसरा कह रहा है कि किसानों की दयनीय स्थिति। किसानों की स्थिति बिल्कुल बहुत बुरी हो गई थी। कृषि दास्तां समाप्त होने के बाद भी किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ था। किसान की स्थिति बहुत बुरा हाल था। उसके बाद औद्योगिकरण की समस्या, औद्योगिकरण की भी बहुत समस्या थी। राष्ट्रीय पूंजी के अभाव में यहाँ औद्योगिकरण नहीं हो पाना, यानी वहाँ औद्योगिकरण नहीं हो पा रहा था, तो लोग तरक्की कैसे करता। उसके बाद है रूसीकरण की नीति। चौथा नंबर में है रूसीकरण की नीति। इस नीति से अल्पसंख्यक समूह का
जार के प्रति आक्रोश होना, ये भी है था। 5वां नंबर है कि मार्क्सवाद का प्रभाव, मार्क्सवाद का प्रभाव, मार्क्सवादी विचारधाराओं में से रूस के मजदूरों एवं किसानों का क्रांति के लिए एकजुट होना, ये भी है। उसका 6वां नंबर विदेशी घटनाओं का प्रभाव, क्रीमिया तथा जापान के साथ युद्ध में रूस के हारने से जनता का असंतोष होना, यानी जनता असंतोष हो गया था जब क्रीमिया तथा जापान के साथ युद्ध में रूस की हार हो गई थी। अगला है 7वां नंबर में कह रहे हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में रूस का पराजय होने से लोगों का आक्रोशित होना। प्रथम विश्व युद्ध में जब रूस की हार हो गई तो और लोग इसमें क्या हो गया था, और आक्रोशित हो गया था। चलिए, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी अक्टूबर क्रांति। ये अक्टूबर क्रांति है क्या, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। जब 1917 ईस्वी में ही रूस में दूसरी बार क्रांति हुई थी, यह क्रांति अक्टूबर क्रांति अथवा बोल्शेविक क्रांति के नाम से जानी जाती है। जबकि यह क्रांति 7 नवंबर 1917 को ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार है, परंतु पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार वह 25 अक्टूबर 1917 था। पुराने कैलेंडर के अनुसार वो क्या था, 25 अक्टूबर 1917 था। इसलिए इसे बोल्शेविक क्रांति को अक्टूबर क्रांति भी कहा जाता है। बोल्शेविक क्रांति को ही अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है। दोस्तों ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये काफ़ी ये भी क्वेश्चन है, 2 नंबर का पूछता है। अगला क्या है, किसानों की समस्या। किसानों की समस्याओं को लेकर रूस में नारोदनिक आंदोलन चलाया गया, जिसके प्रमुख नेता हरजेन चेनिरशेव्स्की है। कौन है, दर्जेन चेनिरशेव्स्की है या हरजेन चेनिरशेव्स्की, इसको देख लीजिएगा आप लोग। कहते प्रमुख नेता दर्जेन चेनिरशेव्स्की है। अगला है स्टार्ट में है, ये स्टार्ट में इसलिए हम लेके आए कि ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही चीज़ है। 1883 में रूसी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की गई थी। कब, सन 1883 में रूसी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की गई थी। अगला है, लेनिन ने मार्क्सवाद का प्रचार किया और 1900 में सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी की स्थापना की। ये भी लेनिन ने भी मार्क्सवाद का प्रचार किया और 1900 ईस्वी में सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी की स्थापना की थी। अगला है, किसानों का विद्रोह। रूसी समाज में किसानों की संख्या अधिक होने के बावजूद उसकी स्थिति सबसे अधिक खराब थी, जिससे मजबूर होकर किसानों ने बार बार विद्रोह किए। एक अनुमान के अनुसार 1858 से 1860 के मध्य रूसी में किसानों ने 284 बार विद्रोह किए थे। बताइए कि लगभग 2 साल के अंदर में कितने बार, 284 बार विद्रोह किए थे। इससे बाध्य होकर जार ने सन 1861 ईस्वी में कृषि दासता को समाप्त कर दिया, यानी इससे नाराज हुआ। जब 284 बार उसने इस पर क्या किया, 284 बार जब वो आंदोलन किया, विद्रोह किया, तब उससे आजिज होकर की कृषि दासता को समाप्त किया। चलिए, इससे भी किसानों की स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ, इस पर भी कोई सुधार नहीं हो पाया था। अगला है, लेनिन ने भी अपनी अप्रैल थीसिस में ज़मीन अथवा किसानों को पहला स्थान दिया था। अप्रैल थीसिस जो एक पुस्तक लिखा था लेनिन ने, उसमें भी इसने किसानों के लिए वो पहला स्थान दिया है। अगला है, किसानों का विद्रोह। रूसी समाज किसानों की अधिक संख्या होने के बावजूद भी स्थिति सबसे ख़राब थी, जिससे मजबूर होकर किसानों ने बार बार विद्रोह किए। एक अनुमान के अनुसार 1858 से 60 के मध्य रूसी में 284 बार विद्रोह किया गया था। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया। उसके बाद कहते हैं कि रूसी इतिहास का नया अध्याय अक्टूबर क्रांति अथवा बोल्शेविक क्रांति के साथ आरंभ होता है। क्या कहते हैं, रूसी इतिहास का नया अध्याय अक्टूबर क्रांति अथवा बोल्शेविक क्रांति के साथ आरंभ हुआ था। उसके बाद करें कि जुलाई क्रांति 1918 में जार जरीना एवं उसके परिजनों का गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जुलाई 1918 में जार जरीना एवं उसके परिजनों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अगला प्रश्न है, 1917 की फरवरी क्रांति। कौन क्रांति, 1917 की फरवरी क्रांति। रूस की जनता जब निरंकुश शासन समाप्त करने की मांग कर रहे थे, वहाँ परिस्थिति से क्षुब्ध होकर मार्च 1917 में ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार तथा जूलियन कैलेंडर के अनुसार फरवरी 1917 में मजदूरी ने पेट्रोग्राद में एक विशाल
जुलूस निकाला था। क्या निकाला था? एक विशाल जुलूस निकाला था और वे रोटी देने, युद्ध बंद करने और शासन समाप्त करने की मांग कर रहे थे। क्या करने की? कि रोटी दे, हमें खाने के लिए रोटी दो और विद्रोह करना बंद करो, यानी अपने समाज में शांति फैलाओ, अशांति को ख़त्म करो। तो वो कर रहे थे। वहाँ के जार ने सैनिकों को जुलूस पर गोली चलाने का आदेश दिया, परंतु सेना ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। सेना ने ऐसा करने से इनकार इसलिए कर दिया था कि ये लोग शांति फैलाने की बात कर रही है और रोटी मांग रहे हैं। तो ये बाध्य होकर सरकार ने सैनिकों के हथियार ले लिए आदि, यानी सैनिकों के हथियार ले लिए थे। निरंकुश लोगों पर गोली चलाने की बाजू कर रहे थे। तो सैनिक भी उसमें नाराज़ हो गया। सरकार लास्ट में क्या किया? उससे अपना हथियार वापस ले लिया। चलिए अगला स्टार्ट देखें। कर दी वर्जिन स्वायत्त से प्रेरित होकर युवाओं ने निहिलिस्ट आंदोलन चलाया था। निहिलिस्ट आंदोलन क्यों चलाया था? दी वर्जिन स्वायत्त से प्रेरित होकर युवाओं ने निहिलिस्ट आंदोलन चलाया था। उसके बाद है दोस्तोयेव्स्की ने अनेक प्रेरक उपन्यास लिखे थे। दोस्तोयेव्स्की ने अनेक प्रेरक उपन्यास लिखे थे जिनमें क्राइम एंड पनिशमेंट, क्या नाम था? जिसमें क्राइम एवं पनिशमेंट सर्वविख्यात है, यानी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे। दूसरा है चेखव ने अनेक कहानियाँ एवं नाटक लिखे हैं जिनमें दी थ्री सिस्टर्स तथा दी चेरी ऑर्चर्ड विख्यात नाटक है। यानी ये जो नाटक लिखा है इसको भी याद रखना है कि चेखव ने अनेक कहानियाँ लिखे थे, उनमें एक नाटक भी लिखे थे जो काफ़ी फेमस था। दी थ्री सिस्टर्स तथा दी चेरी ऑर्चर्ड विख्यात नाटक है। ये आपको ऑब्जेक्टिव के तौर पर क्वेश्चन पूछता है, इसलिए हम इसको स्टार दे करके स्टार के तौर पर लेके आए हैं। अगला प्रश्न है कार्ल मार्क्स ने नारा दिया था। क्या नारा दिया था? विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए आभाओं और कुष्ठों के अलावा और कुछ नहीं है। मार्क्स के विचारों से श्रमिक वर्ग सबसे अधिक प्रभावित हुए थे, यानी कार्ल मार्क्स का सबसे ज़्यादा पॉजिटिव थॉट था, यानी उसकी सोच बेहतर थी। गरीबों और मजदूरों और किसानों के लिए हमेशा सोच रहे थे। अगला है कि लेनिन का पूरा नाम व्लादिमीर इवानोविच लेनिन था। क्या नाम था? व्लादिमीर इवानोविच लेनिन, ये आपको याद रखना है। लेनिन का जन्म 22 अप्रैल 1817 ईस्वी को वोल्गा नदी के किनारे स्थित सिम्बरसक नामक गांव में हुआ था तथा उनकी मृत्यु 21 जनवरी 1924 ईस्वी को हुआ था। उनकी मृत्यु 1924 ईस्वी को हुआ था। अगला है माँ यानी मदर। उपन्यास का लेखक मैक्सिम गोर्की था। यानी माँ यानी उपन्यास एक है, उसका लेखक कौन था? मैक्सिम गोर्की था। नई आर्थिक नीति NEP पर एक टिप्पणी लिखी। नई आर्थिक नीति जो लागू हुआ था, लेनिन ने 1921 ईस्वी में एक नई आर्थिक नीति न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी NEP लागू की, जिसके अनुसार सीमित रूप से किसानों और पूंजीपतियों को व्यक्तिगत संपत्ति रखने की अनुमति दी गई और यह नीति कारगर साबित हुई। यानी ये जो NPE जो लागू किया गया था, ये जो 1921 ईस्वी में इसलिए किया गया था कि गरीबों और मजदूरों को भी कुछ आर्थिक संपत्ति रखने की इजाज़त दी गई थी। ये इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये VVI भी है, इसको आप याद रखेंगे। चलिए अगला है नई आर्थिक नीति की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित थी। नई आर्थिक जो नीति लागू की गई इसका मुख्य विशेषता क्या था? नंबर 1, किसानों की अनाज की जबरन उगाही बंद कर दी गई। अनाज के बदले उन्हें निश्चित कर देने को कहा गया। शेष अनाज का उपयोग किसान अपनी इच्छानुसार कर सकते थे। लेकिन इससे पहले क्या था? ये NPE 1921 से पहले कि वो लोग अनाज तो कम रेट में बेचता भी था और अनाज फिर वो घर में रख भी नहीं सकता, तो ये सब चीज़ें थी। दूसरा नंबर में कह रहा है विभिन्न स्तरों पर बैंक खोलकर बैंकिंग व्यवस्था का प्रसार किया गया। देखिए कितना सारा सुविधाएं दी। तीसरा नंबर में कह रहा है इस नीति में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए सीमित और निश्चित तौर पर विदेशी पूंजी निवेश की अनुमति दे दी गई। चौथा नंबर में उद्योगों का विकेंद्रीकरण कर उन्हें कार्यान्वयन और निर्णय संबंधी अधिकार प्रदान किए गए। ये सब चीज़ें उसको NPE से उसको बेनिफिट हुआ और इससे फ़ायदा ये हुआ। अगला है बोल्शेविक क्रांति के महत्व एवं परिणाम। उससे पहले हमने ऊपर जो बोल्शेविक क्रांति के बारे में पढ़ा, तो उस क्रांति का महत्व एवं परिणाम क्या हुआ उसके बारे में हम चर्चा करेंगे यहाँ। तो बोल्शेविक क्रांति के निम्नलिखित महत्व है। नंबर 1, स्वेच्छाचारी जारशाही का अंत। नंबर 2 में है सर्वहारा वर्ग के
अधिनायकवाद की स्थापना हुई। नंबर 3 में है नई प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना हुई। नंबर 4 नई सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की स्थापना हुई। नंबर 5 धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना हुई। नंबर 6 रूसीकरण की नीति का परित्याग, यानी रूसीकरण की जो नीतियाँ थी उसको परित्याग किया गया। अगला है बोल्शेविक क्रांति के निम्न परिणाम। बोल्शेविक क्रांति जो हुआ उसका क्या क्या परिणाम सामने आया, तो कहता नंबर 1 में है रूसी क्रांति के परिणाम स्वरूप सर्वप्रथम निरंकुश तंत्र, अभिजात वर्ग, चर्च की शक्ति का अंत हो गया। दूसरा है जार के राज्य का अंत कर उसे सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ में बदल दिया गया। तीसरा नंबर में है राज्य की आर्थिक नीतियों को समाजवादी आदर्शों के माध्यम से चलाने का प्रयास किया गया। नंबर 4 में है काम करने के अधिकार को संवैधानिक अधिकार बनाया गया और सबको कार्य उपलब्ध करना सरकार का कर्तव्य हो गया। 5वां नंबर में कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया, क्योंकि न केवल बोल्शेविक बल्कि संपूर्ण यूरोप के समाजवादी संगठन युद्ध के विरुद्ध हो गए। यानी वहाँ के सारे लोग क्या क्या उस बोल्शेविक क्रांति के बाद युद्ध को रोकने का प्रयास किया और उस युद्ध का विरोध करने लगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और बिल्कुल साथियों, तो यहाँ आपको साथियों बहुत कम समय में हम आपको एक चैप्टर नंबर 3 को कंप्लीट कर दिया है। और आप तमाम साथियों से हम एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग हमारे इस चैनल में जो भी साथी पुराने हैं तो वो हमारे इस वीडियो को फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिए दूसरे तक, और जो साथी नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए, जिससे कि आपको हर अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिलता रहे। तो साथियों इस तरीके से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया और हम बहुत जल्द आपके लिए तीसरा चैप्टर को लेकर के आएंगे। और इसमें जितने भी चैप्टर हमने आपको पढ़ाया तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंस था और जो भी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा हम उन तमाम चैप्टर को लेकर के फटाफट आएंगे, ताकि आपका एग्ज़ाम से पहले ये पूरा हिस्ट्री का बुक जो है वो कंप्लीट हो जाए। हम आपके लिए बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं और हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद एक मैराथन क्लास चलाएंगे, जिसमें लगभग 200-300 ऑब्जेक्टिव तमाम एसएसटी का हम मिला करके लगभग 500-600 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराएंगे, जिससे आपका एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर नंबर आए। अब की बार 90 पार, अब की बार साथियों 90 पार रिजल्ट आ जाए, जिससे हम आपके लिए काफ़ी मेहनत करेंगे। 90+ मार्क्स हमको एसएसटी में लेकर के आना है, इसके लिए हमको जो भी करना पड़े। तो आप तमाम साथियों का फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। जो भी साथी आपके नहीं जान रहे कि हम पढ़ा रहे हैं, आपको इम्पोर्टेंट नोट्स के द्वारा हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप हमारे इस चैनल को फटाफट शेयर कर दिए। शुक्रिया, जय हिंद।